हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MHI 001 में इकाई 6 में आरंभिक सभ्यताओं का सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश में जिसके अंतर्गत हड़प्पा का संसार आता है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न लेते हुए आइए पढ़ते हैं हड़प्पा का संसार। हड़प्पा में भी पश्चिम एशिया और मिस्र की तरह ही जीवन यापन के लिए लगभग वही अनाज उपजाए जाते थे और पशु पाले जाते थे। सिंधु के मैदानी इलाकों में जौ और गेहूं के साथ साथ मटर, चना, तिल और सरसों की खेती की जाती थी। कपड़ा बनाने के लिए कपास उगाया जाता था। भेड़, बकरी और अन्य पशुओं की हड्डियां मिलने से यह बात प्रमाणित होती है कि उस समय पशुपालन भी जोरों पर था और पश्चिम एशियाई प्रजातियों के साथ साथ ठेठ भारतीय किस्म के पशु भी शामिल थे। कच्छ के बाजार में होने के प्रमाण मिलते हैं और लोथल में मिट्टी के बर्तनों में धान के भूसे के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा मुख्य क्षेत्र पश्चिमी एशिया के शीत वर्षा काल क्षेत्र और दक्षिण एशिया के मानसून वर्षा व्यवस्था के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है। पंजाब में जाड़े के मौसम में 120 मिलीमीटर और सिंध में मात्र 30 मिलीमीटर वर्षा होती है। परंतु इतनी वर्षा में भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि गेहूं और जौ शीतकाल में होने वाली फसलें हैं। वर्षा से भी ज्यादा भरोसेमंद और महत्वपूर्ण पानी का स्रोत भूमिगत जल है। आप याद रखें कि मोहनजोदड़ो और शहर में घरेलू उपयोग के लिए लगभग 700 कुएं थे। पाकिस्तान में हाकरा नदी के किनारे, जो अब सूखा इलाका है, पानी का स्तर बहुत ही ऊंचा था और कुओं का ज्यादा उपयोग होता था। पश्चिम सिंध के कई हड़प्पाई स्थलों में प्राकृतिक झरने या पक्के कुएं थे। कुछ समय पहले तक सिंध और पश्चिमी पंजाब में कुओं से सिंचाई होती थी। यहाँ तक कि गेहूं की खूब अच्छी फसल हुआ करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कराची के निकट एक छोटी सी हड़प्पाई बस्ती अलाहदीनों में पत्थर से बने पक्के कुएं से पानी खींचा जाता था। सौराष्ट्र में लोथल और अन्य बस्तियों में 19वीं शताब्दी तक निचले द्रोण में भरे पानी से गेहूं की सिंचाई की जाती थी, क्योंकि गुजरात में जाड़े के मौसम में वर्षा नहीं होती थी। कच्छ में खादीर द्वीप के धोलावीरा में कोई 12 मासी नदी नहीं थी। बांध बनाकर छोटी छोटी पानी की धाराओं से तालाब भरे जाते थे और फिर वहीं से शहरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी। परंतु सवाल यह है कि सिंधु नदी की क्या भूमिका थी। सिंधु नदी में यूफ्रेटस से लगभग 8 गुना और नील नदी से लगभग 2 गुना पानी प्रति वर्ष बहता है। पानी ज्यादा होने के साथ साथ जमीन के ढलवा होने के कारण सिंध की धार भी सबसे तेज थी। इसलिए यह एक विनाशकारी नदी थी, लेकिन इसमें छोटी छोटी बाढ़ें नहीं आया करती थी। बाढ़ का अधिकांश पानी पश्चिम नारा जैसे बने बनाए और चौड़े रास्ते से निकल जाता था, परंतु सिंधु नदी ने कई बार सैकड़ों गांवों को तबाह किया। अलग अलग मौसमों में बाढ़ का अंदाजा भी अनूठा था। अगस्त में यह अपने उफान पर होती थी और अप्रैल तथा फरवरी में, जो गेहूं और जौ का मौसम होता था, नदी में पानी बहुत कम रहा करता था। इसलिए इसलिए प्रागैतिहासिक काल में इन शीतकालीन फसलों के लिए नहर से सिंचाई संभव नहीं थी। इसके अलावा जहां बाढ़ आती होगी और बाढ़ थोड़े समय के लिए ठहरती होगी और जमीन पूरी तरह से सोख लेती होगी, वहां शीतकालीन फसल उगाने के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। जिन इलाकों में इतनी बाढ़ नहीं आती होगी, वहां किसान पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे झरना, गड्ढा, तालाब या झील नदी का उपयोग करते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि नील और यूफ्रेटस घाटी की अपेक्षा यहाँ सिंचाई के लिए ज्यादा श्रम लगाना होता होगा। नीचे से पानी खींचकर पटाने के लिए जानवरों का भी उपयोग किया जाता होगा। इसलिए संभवतः इस क्षेत्र में पशुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस प्रकार की व्यवस्था में भेड़,
और बकरी चराने वाले गड़ेरियों को छोड़कर अन्य दूसरे पशुओं को आसपास के इलाके में ही चराना पड़ता होगा। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि हड़प्पा की खेती में शीतकालीन कृषि के दौरान श्रम की किल्लत पड़ती होगी और फसल या खेती करने के लिए पशुपालन एक जरूरी कारक होगा। मिस्र और सुमेर की तरह हड़प्पा की बस्तियां से भी अच्छी लकड़ी या पत्थर या धातु के स्रोत बहुत दूर नहीं थे। उत्तरी पंजाब में शीशम, गुजरात में टीक जैसी लकड़ियां उपलब्ध थी। रोपड़ जैसी बस्तियों से शिवालिक की ओर जाना आसान था और मोहनजोदड़ो के घरों के छतों में सहतीर लगाने के लिए देवदार की लकड़ियां वहां से मंगाई जाती थी। मिठातल और राखीगढ़ी के दक्षिण में समीप ही दक्षिण राजस्थान के तांबा बनाने वाले कबीले रहा करते थे। सौराष्ट्र से कौटिया बटोरी जाती थी। सिंधु घाटी के मुख्य क्षेत्र में रोहरी से स्फटिक मिला है, जिसका उपयोग पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में घरेलू उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की प्राचीन राजशाही और पहले मध्यवर्ती काल और सुमेर में बाद की आरंभिक राजशाही से लेकर इसी लादशा काल के समकालीन था। यहाँ दोबारा विस्तार से इसे नहीं दोहराया जा रहा है, परंतु कुछ बिंदुओं को हम दोहरा सकते हैं। लगभग 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व तक का समय निर्माण काल का था, जिस दौरान सिंधु नदी के मैदानी इलाकों में खेतिहार बस्तियों के फैलावे और शहरी काल की तरह ही फसल उगाए जाते रहे हैं और पशुपालन होता रहा होगा। कपास की भी खेती की जाती थी और बड़ी संख्या में हड्डियों का सुआ मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय चमड़े का उपयोग होता था। प्रारंभिक काल में ईंट से घर बनाए जाते थे, कुओं का उपयोग होता था, तांबे का उपयोग शुरू हो चुका था, गहनों में सीप और सेल खड़ी पत्थरों का उपयोग होने लगा था, खेती में हल का उपयोग होने लगा था तथा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों से संपर्क स्थापित हो रहा था। क्षेत्रीय संस्कृतियों की मौजूदगी के बावजूद इनके बीच इनका संपर्क काफी सघन था। विरोधाभास यह है कि विभिन्न समुदायों के बीच आज भी युद्ध का प्रमाण मिला है और कई बस्तियों की बाहरी दीवार पर परकोटा भी मिला है। मेहरगढ़ और रहमान देहरी नामक दो सीमांत गांव विकसित हुए और इनका आकार काफी बड़ा हो गया। यहाँ कई तरह के शिल्प कलाओं का काम होता था और संभवतः यह कबीलाई सत्ता का केंद्र भी था। संभवतः इन दोनों केंद्रों के स्थानीय खेतीहरों और घुमंतू चरवाहों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया में सरदार बनने की प्रथा विकसित हुई। घूम घूम कर अपने जानवरों को चराने वाले चरवाहे जाड़ों के दिनों में बलूचिस्तान के पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में चले जाते थे। मिस्र और सुमेर की तरह ही दक्षिण एशिया में भी कुछ तकनीकों के क्रमशः विकास के प्रमाण मिले हैं, लेकिन कभी कभी बस्ती में अचानक बदलाव या अंतर साफ दिखाई पड़ता है। जैसे इस पूर्ववर्ती युग के बाद कई स्थलों का परित्याग और दूसरे काल में नए गांव या शहरों की स्थापना। उदाहरण के लिए रहमान देहरी और मेहरगढ़ में हड़प्पा युगीन शहरों के लक्षण नहीं मिलते हैं, जबकि ये गांव अंशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थे। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि शहरी काल में बाहरी संपर्कों की पद्धति में भी परिवर्तन हुआ। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के जमीनी रास्ते के बजाय ओमान, बहरीन और दक्षिणी सुमेर से समुद्र के रास्ते व्यापार शुरू हुआ। घरेलू कार्यों के लिए गहने और जेवर बनाने के लिए हाथी के दांत पर नक्काशी की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। बड़ी मात्रा में स्फटिक का प्रयोग होने लगा। चमकदार लाल कार्नेलियन पत्थर की भी लंबी और पतली माला बनाए जाने लगी। छोटे कार्नेलियन माले पर उजले रंग का डिजाइन बनाए जाने लगी। मुहरों पर आमतौर पर जंगली जानवरों के चित्र भी बनाया जाने लगा। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। उत्कृष्ट और अच्छी कोटि के सोने के गहने भी बनने लगे। संग्रहण के लिए पक्की हुई ईंट की इमारतें मिलती है और लेखन कला विकसित हुई। हड़प्पा युग के शहरी जीवन की ये कुछ खास
विशेषताएं थी। तो इस प्रकार से हमने आज MHI 001 में इकाई 6 में आपको हड़प्पा के संसार के बारे में हमने पढ़ा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर इसी तरह के एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।